देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में वो है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक्चुअली इज मच ओल्डर form of poetry that was practiced in the beginning of English literature in 15th and 14th century and earlier, but it was mastered and popularized in English literature in the Victorian age by Victorian poet Robert Browning. ठीक है, तो विक्टोरियन एज कब आता है? विक्टोरियन एज इज एक्चुअली द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। क्वीन विक्टोरिया केम टू द थ्रोन इन द ईयर 1837। ठीक है, 1837 में क्वीन विक्टोरिया रानी बनती हैं और वहीं से विक्टोरियन एज जाना जाता है। विक्टोरियन एज में एक पोइट हुए जिनका नाम था मिस्टर रॉबर्ट ब्राउनिंग। उन्होंने इस जो मच ओल्डर फॉर्म ऑफ पोइट्री है, दैट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, उसको पॉपुलराइज किया, यूज किया और बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया। एंड यहीं से इंग्लिश लिटरेचर में ड्रामेटिक मोनोलॉग ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ठीक है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? फर्स्ट थिंग इज दैट इज वेरी क्लियर from the word dramatic and monologue. Dramatic word suggests that it must be in the form of speech. Monologue suggests that mono means one, log means speech, means this is a kind of a speech that is spoken by single speaker. So it is very clear from the word dramatic monologue that this is in the form of dialogue, in the form of conversation, in which there is only one speaker, and there must be a listener who is very passive. ठीक है, लिसनर कैसा है? लिसनर एकदम पैसिव होगा। तो अब आप कहेंगे भाई, अगर लिसनर पैसिव है, लिसनर बोल ही नहीं रहा है, तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि लिसनर है भी या नहीं है? तो लिसनर की जो प्रेजेंस है इज एविडेंट, इज मेक मेक क्लियर फ्रॉम द स्पीच ऑफ द स्पीकर इटसेल्फ। जो स्पीकर है उसी की बातचीत से जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, उसकी प्रेजेंस का भी पता चलेगा। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री दैट इज presented in the form of dialogue, in the form of conversation. That's why it is dramatic, and it is a speech of single speaker. The whole poem is uttered by a single speaker to a passive listener आर मोर देन वन पैसिव लिसनर। ठीक है, लिसनर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो उस पैसिव लिसनर को एक ही स्पीकर की पूरी स्पीच के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा। एंड द प्रेजेंस ऑफ द लिसनर इज एविडेंट फ्रॉम द स्पीच ऑफ द स्पीकर। तो जो स्पीकर होगा वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर बोलेगा, किसी पैसिव लिसनर को उसको सुनाएगा। एंड इन हिज बुक अ ग्लोसरी टू लिटरेरी टर्म्स, M.H. Abraham has given 3 features of this dramatic poetry, of this kind of poetry. According to M.H. Abraham, the first thing is that a single person who is पेशेंटली नॉट द पोइट, मतलब जो स्पीकर है वो निश्चित रूप से पोइट नहीं होना चाहिए। पहली कैरेक्टरिस्टिक, पहली क्वालिटी ड्रामेटिक मोनोलॉग की M.H. अब्राहम ने बताई। ठीक है, utters the speech that makes up the whole of the poem in a specific situation at a critical moment। और जो स्पीकर होगा वो पूरी की पूरी पोएम को अटर करेगा, बोलेगा, स्पीच के रूप में प्रेजेंट करेगा, और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में। ठीक है, सेकेंड थिंग इज दैट दिस पर्सन एड्रेस द एंड इंटरेक्ट्स विद वन और मोर अदर पीपल। ठीक है, दूसरी अदर मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो ये है कि ये जो स्पीकर है वो एक या एक से अधिक किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को संबोधित करेगा। बट ही वी नो द auditor's presence and what they say and do only from clues in the discourse of the single speaker। ठीक है, दूसरी बात क्या कहते हैं भाई, जो लिसनर है
वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या समझ रहा है, उसका पता हम लोगों को केवल स्पीकर की बातचीत में जो क्लूज मिलते हैं उन्हीं से पता चलेगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने क्या बताई, दैट इज द मेन प्रिंसिपल controlling the poet's choice and formulation of what the lyric speaker says is to reveal to the reader। उसका जो मेन कंट्रोलिंग प्रिंसिपल होगा वो ये होगा कि वो सारी चीजें वो रीडर को रिवील कर रहा है, ठीक है, इन द वे that enhances its interest the speaker's temperament and characters। ठीक है, जो स्पीकर है उसका टेम्परामेंट, उसका कैरेक्टर, और जो रीडर है उसका इंटरेस्ट उस स्टोरी में, उस पोएम में कहाँ से बढ़ेगा, स्पीकर की स्पीच से बढ़ेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो दो हैं वही हैं, वो क्या है, पहला है कि स्पीकर एक ही होगा जो कि पूरी की पूरी पोएम अटर करेगा। सेकंड थिंग इज दैट स्पीकर पोएट नहीं हो सकता है, पोएट के अतिरिक्त कोई पर्सन होगा। क्लियर है। सेकंड थिंग इज दैट कि लिसनर होगा एक या एक से अधिक, बट द प्रेजेंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द लिसनर मस्ट बी नोन बाय द क्लूज इन द स्पीच ऑफ द पोएट। जो पोएट होगा उसकी स्पीच में जो क्लूज मिलेंगे उन्हीं से बात का पता चलेगा। ठीक है, it is much older form but mastered and popularized by रॉबर्ट ब्राउनिंग in the beginning of 18th century। इनके अलावा भी बहुत सारे पोएट्स हुए जिन्होंने इस ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म को यूज़ किया, जैसे विक्टोरियन एज के जो सबसे प्रोमिनेंट राइटर हैं, रिप्रेजेंटेटिव राइटर के रूप में जिन्हें जाना जाता है, मिस्टर ए.एल. टेनिसन, उन्होंने भी लिखा। उनका एक ड्रामेटिक मोनोलॉग आपके सिलेबस में पढ़ने के लिए है, दैट इज़ यूलिसिस। रॉबर्ट ब्राउनिंग का भी एक आपको सिलेबस में पढ़ने के लिए है, दैट इज माय लास्ट डचेस। ठीक है, तो ब्राउनिंग का माय लास्ट डचेस। दूसरा है द बिशप्स ऑर्डर, हिज टूम्ब एट सेंट प्रैक्स चर्च। ठीक है, फ्रा लिपोलिपि, एंड्रिया डेल सार्टो, लास्ट राइड टुगेदर। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे उन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे, नंबर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग उन्होंने लिखे। कुछ टेनिसन ने भी लिखे हैं, अदर पोएट्स ने भी लिखे हैं। ओल्डर फॉर्म्स में अगर जो बिगिनिंग टाइम के ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं उनकी बातचीत की जाए तो उनमें आपको जैसे मिलेगा दी वंडरर। ठीक है, ये अर्ली एंग्लो सैक्सन टाइम के पोएम्स हैं। दी वंडरर है, दी सी फेयरर है। ठीक है, द वंडरर, द सी फेयरर। ठीक, ये सब अर्ली टाइम की हैं। और टी.एस. इलियट का ड्रामेटिक मोनोलॉग आपके सिलेबस में है, दैट इज लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड फ्रॉक। ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक बहुत फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है, दैट इज द पॉपर विच ऑफ ग्रेफर्टन। ठीक है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, अमेरिकन पोएट है, उनका बहुत फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इजरा पाउंड का है द रिवर मर्चेंट वाइफ। ठीक है, अ लेटर, वो भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, तो बहुत सारे पोएट्स हुए बाद में जिन्होंने इस जॉनरा को अपनाया, जिन्होंने इस पर लिखा, बट इट वाज बेसिकली नोन फॉर रॉबर्ट ब्राउनिंग। एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इसको सबसे बेहतरीन तरीके से लिखा, सबसे बेहतरीन तरीके से फॉलो किया, और उसको पॉपुलराइज करने का पूरा श्रेय रॉबर्ट ब्राउनिंग को जाता है। तो बस इतनी सी बातें हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग में। इन्हीं सारे फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में मिलेंगे। सेकंड थिंग इज द होल डिस्क्रिप्शन will create the answer of your only question that is used in description। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव या मिड टर्म में जो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके लिए आपका ये पूरा डिस्क्रिप्शन एक आंसर के रूप में आएगा। एंड एमसीक्यूज इन्हीं सारे फैक्ट्स को मिला करके बनेंगे। एमसीक्यूज की चर्चा हम लोग जनरली प्रॉपरली मिड टर्म के बाद करेंगे, क्योंकि मिड टर्म के बाद ही आपको एमसीक्यूज की ज़रूरत होगी। मिड टर्म तक हम लोग केवल डिस्क्रिप्टिव पढ़ते चलेंगे, और मिड टर्म के बाद हम लोग मिड टर्म तक कोशिश होगी कि लगभग 90% या 100% सिलेबस को ख़त्म कर लें, और उसके बाद जो एमसीक्यूज रहेंगे उसकी चर्चा हम लोग अलग से कर लेंगे, बहुत बेहतर होगा। ठीक है, इतनी सी बातें, क्योंकि
जो अभी एग्जामिनेशन सिचुएशन है, जैसा एग्जामिनेशन हो रहा है, अगर आप सही तरीके से पढ़ें तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप 90% प्लस स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ठीक से पढ़ ले तो 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन आप 100% कर सकते हैं। और जो आपका मिड टर्म होता है उसमें आप अच्छा स्कोर कर लें, ठीक है। कितना 15 नंबर का मिड टर्म होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर लें। एंड फाइनली अगर आपने अच्छी अटेंडेंस दी है, अच्छा असाइनमेंट जमा किया है, प्रोजेक्ट जमा किया है, तो वहाँ भी आपको लगभग 80 से 90% नंबर मिलेंगे। तो 85-90% आराम से आप इजीली बना सकते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। सबसे प्लस आपका होगा कि अगर आप 40 आउट ऑफ 40 कर लेते हैं या 39 आउट ऑफ 40 कर लें, टारगेट आपका 40 आउट ऑफ 40 होना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में इतने थोड़े से सिलेबस में आप निश्चित रूप से 40 आउट ऑफ 40 कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा प्रयास, समय से प्रयास करना आपको आपकी मंजिल के बहुत करीब कर दे। ऐसा मौका सबको नहीं मिलता है। डिस्क्रिप्टिव में 90% स्कोर करना कठिन हो जाता है, बट ऑब्जेक्टिव में पॉसिबल है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको 100% मिल सकता है अगर आप 100% सही कर दें। तो थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है और थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया। एक और बचा हुआ है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में, दैट इज एलिग्री। वो इसके बाद के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देयर आफ्टर नेक्स्ट, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं और अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी तुरंत प्ले स्टोर से इंग्लिश योगी ऐप डाउनलोड करिए और अपनी पढ़ाई को दीजिए एक नया आयाम। चलते हैं, मिलेंगे फिर नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।